नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। आज हम आपसे बात करेंगे एरीज साइन के बारे में, मेष राशि के बारे में। आप इसको ऐसे समझिए, जो हमारा पूरा स्पेस है, जो हमारा पूरा अंतरिक्ष है, हमारे ऋषियों ने उस पूरे अंतरिक्ष के 12 भाग बांटे थे। उनको लगता था कि 12 अलग अलग एनर्जीज के सेंटर्स स्पेस पे मौजूद हैं। ऐसे हर एक सेंटर की अपनी एनर्जीज हैं, उसकी अपनी क्वालिटीज हैं, उसका अपना एक एनवायरनमेंट है, उसकी अपनी एक दुनिया है। और वो शुरू होता है, सेंटर जो पूरा एरीज से शुरू होता है। एरीज फिर टॉरस, जेमिनाई, इस प्रकार से घूमते घूमते जो 12वां फेज आता है वो होता है पाइसेस का। तो जिनके बारे में हम ऐसे शब्द बोलते हैं राशियां, ज़ोडिएक साइंस, ये सारे असल में स्पेस के वो डिविजन्स हैं जो हमारे ऋषियों ने करे थे। अब हर एक ये फेस, हर एक ये दुनिया, हर एक ये साइन इतनी अलग अलग है, इनका नेचर समझना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इन हर एक फेज में से, हर एक एनवायरनमेंट में से जब कोई प्लैनेट निकलता है तो वो अपनी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर लेता है। उसका पूरा स्वभाव बदल जाता है एक पर्टिकुलर फेज में जाने से। कुछ फेजेस कुछ प्लैनेट्स के लिए बहुत शानदार होते हैं, उनके स्पेसिफिकेशंस, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाती है, बूस्ट हो जाती है। कुछ दुनिया या कुछ एनवायरनमेंट या कुछ साइंस ऐसे भी हैं जहां पर कोई प्लैनेट अगर पहुंचता है तो उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो कमजोर पड़ जाती है। तो ऐसे एनवायरनमेंट्स में से हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो है एरीज की। ये जो 12 साइंस हैं, ये असल में केवल एनवायरनमेंट्स नहीं है, ये बहुत सारे तरीकों से एक साइकिल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जहां हम कहते हैं जो सबसे पहला साइन है एरीज, यहां से चीजों का जन्म शुरू होता है। और जब हम ये लास्ट साइन यानी कि 12वें साइन तक पहुंचते हैं तो हम कहते हैं यहां आकर चीजें डिसॉल्व हो चुकी है, मुक्त हो चुकी है, मोक्ष मिल चुका है। इसलिए 12वां जो साइन है पाइसेस जो है वो मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है, मुक्ति को रिप्रेजेंट करता है। एरीज विल बी गिविंग द बर्थ एंड पाइसेस विल बी डिसॉल्विंग द थिंग्स आउट। दिस इज अ साइकिल। जब आप एक ऐसी एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हो जहां चीजें शुरू होती हैं, जहां चीजें जन्म लेती हैं, जहां वो अपना पहला कदम आगे बढ़ा रहे, ऐसा एनवायरनमेंट इज रिक्वायर्ड कि वो हाईली एनर्जेटिक हो। आप दुनिया की सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सोचिए। जब कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है तो वहां हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बिकॉज विदाउट हीट यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर एनीथिंग। यू विल हैव टू produce something and you require certain amount of heat over there। एक पुश चाहिए होता है, एक पावर चाहिए होता है, और ये सारी क्वालिटीज एरीज के अंदर मौजूद है। एरीज इतना फियर्स है, इतना पावरफुल है, इतना इनिशिएटिव नेचर का, क्योंकि यहां चीजें शुरू हो रही है। इसकी एनर्जीज इतनी हाई है कि ये फ्लक्चुएटिव लेवल पर पहुंच चुका है और तभी वो चीजों को पुश स्टार्ट दे रहा है। तो आप एरीज को अगर समझना हो तो आप देखिए, एरीज आपके कुंडली के अंदर किसी भी घर के अंदर पहुंच गया हो। और प्लैनेट्स की तो एक बार बात ही नहीं कर रहा, केवल एरीज की बात कर रहा हूं। एरीज आपकी कुंडली में जहां पर भी पहुंचा हो, वहां के रिजल्ट्स आपको कभी भी कांस्टेंट नहीं मिलेंगे। आपको आउटपुट हमेशा वहां पर फ्लक्चुएटिंग नेचर का मिलेगा। जैसे एरीज अगर किसी व्यक्ति के सेकेंड हाउस में पहुंची, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हाउस आपके गेन, आपके वेल्थ का है, आपके पास जो धन पड़ा है, संपत्ति पड़ी, उसका कारक है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर संपत्तियां, ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर जो धन है, रिसोर्सेस हैं, वो हमेशा फ्लक्चुएट करेंगे एट अ ग्रेटर लेवल। कभी आप देखेंगे बिल्कुल नहीं है, कभी बहुत ज्यादा है, कभी फिर एकदम समाप्त हो चुका है, कभी फिर से बहुत हाई है। इट विल सिंपली कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग।
किसी व्यक्ति के एरीज कुंडली के अंदर 10th हाउस में चला गया। 10th हाउस मतलब आपकी अथॉरिटी, 10th हाउस मतलब आपका करियर स्टेटस। इन लोगों के जॉब्स, इन लोगों के काम हमेशा चेंज होते रहेंगे। ऐसे लोगों का करियर कभी एक जगह सेटल नहीं होता। ये लोग लगातार कुछ ना कुछ अपने अथॉरिटीज़ में चेंजेस आते रहेंगे या अपने जॉब्स चेंज करते रहेंगे। इनके पास अगर कोई ऐसा काम है जिसमें थोड़ा सा भी मोनोटोनस लेवल आ चुका है, एरीज वहाँ उनको करने नहीं देगा, क्योंकि इट इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग, हाईली फ्लक्चुएटिंग एनर्जी। ऐसा पर्सन अपना जॉब चेंज कर दे, वो बोलेगा नहीं मैं लगातार एक ही काम नहीं कर सकता, I want to change something now. I don't want to work on the same level. At this level, एरीज की एनर्जीज आप समझ सकते हैं। किसी के एरीज अगर 5th लेवल पर, 5th घर में पहुंच गया, 5वें घर में पहुंचा, एरीज की एनर्जीज, ऐसा व्यक्ति कभी भी एक चीज की ज्ञान की प्राप्ति पर रुकेगा नहीं। वो एक पकड़ेगा, पूरा हो या ना हो, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत फ्लक्चुएटिंग है। और एनर्जीज एरीज की कैसे, वो शुरू कर रहा है, बस वो पुश स्टार्ट दे रहा है, खत्म नहीं कर रहा। तो ऐसा पर्सन है बहुत सारी चीजें सीखने की कोशिश करेगा, शुरू करेगा बंद कर देगा, शुरू करेगा दूसरा काम, फिर सीखना बंद कर देगा, फिर तीसरा काम शुरू करेगा बंद कर देगा। लाइक दिस द पर्सन विल कीप ऑन चेंजिंग। ऐसे अगर किसी की एरीज 4थे घर में पहुंच गया है, 4था घर मतलब आपकी इमोशंस, आपका माइंड, ऐसा व्यक्ति का माइंड बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है। उसके जैसे इसके और भी कई, फिर आप फर्दर लेवल्स पे जा सकते हैं। जैसे मून अगर मान लीजिए पहुंच गई एरीज के अंदर, तो अब मून भी तो इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मून भी तो आपके माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मून एनर्जीज एरीज के एनर्जीज में पहुंच जाएगा तो माइंड फ्लक्चुएट करेगा। माइंड में एक साथ बहुत सारे विचार आएंगे, आपको लगेगा, क्योंकि एक साथ शुरू हो रही है ना चीजें, हम सब सोचना चाह रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। आप इसको प्रॉब्लम्स कह लीजिए, आप इसको एक बेनिफिट कह लीजिए, इट्स अप टू यू, बट दिस इज हाउ एरीज इज। आप समझिए इसको। यहां पर अब मैं कुछ प्लैनेट्स की अगर बात करूं आपके साथ में, जैसे अगर मैं सूर्य की बात करूं, सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को आप समझिए ना। सन क्या है? सन एक राजा है, सूर्य एक राजा है, सूर्य एक लीडर है। सूर्य ईगोइस्टिक पर्सन है। अब ऐसा व्यक्ति जब एक हाईली एनर्जेटिक एनवायरनमेंट में पहुंचेगा, क्योंकि एरीज शुरू कर रहा है, राजा वहां पहुंचा है, नाउ राजा इज सिंपली पावरफुल, क्योंकि राजा को ही तो पसंद है ना कि मैं शुरू करूं सारी चीजें। वही तो ईगो हर्ट होगा कि कोई और शुरू ना कर दे। राजा ऑलवेज लाइक कि एवरीथिंग शुड बी कमिंग फ्रॉम मी ओनली, आई शुड बी इनिशिएटिंग एवरीथिंग। तो सन व्हेन इट विल बी इन द एरीज, सन विल सिंपली बी वेरी पावरफुल। इसलिए सन यहां पर बहुत खुश होता है। आप अगर कुछ और प्लैनेट्स की बात करो, जैसे एक और प्लैनेट है जो बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है एरीज में, वो है सैटर्न। अब आप सैटर्न की कैरेक्टरिस्टिक समझिए। सैटर्न मतलब एक बूढ़ा व्यक्ति, सैटर्न मतलब शांत व्यक्ति। सैटर्न कारक है कोल्डनेस का, ठंडकपन का कारक है, इवन बर्फ का कारक सैटर्न है। सैटर्न मतलब स्लो मूविंग। सैटर्न का मतलब है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो, रिसर्च करो चीजों के बारे में, गहनता से चीजों को समझो, फिर देखेंगे शुरू करना है कि नहीं करना है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाला प्लैनेट जब ट्रांजिट करते करते एक ऐसे एनवायरनमेंट पे पहुंचता है जो भयंकर फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज के साथ में बैठा हुआ है, सैटर्न यहां परेशान हो जाएगा। इसलिए सैटर्न जब भी एरीज में पहुंचता है बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे लोग डिसीजंस नहीं ले पाते अच्छे, क्योंकि सैटर्न किस चीज पर पुश कर रहा है? चीजों का एनालिसिस करो, देखो, पढ़ो, रिसर्च करो, सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे। और एरीज कह रहे नहीं, तुरंत सब कुछ तुरंत होना चाहिए। सैटर्न वहां आकर नीच का हो जाएगा, सैटर्न बुरे परिणाम देगा। दिस इज हाउ द एनर्जीज ऑफ एरीज आर। इस तरह से एरीज की एनर्जीज काम कर रही है। जैसे और प्लैनेट्स की अगर हम बातें करते हैं, जैसे एरीज का स्वामी कौन है? एरीज का स्वामी है मंगल।
मंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? मंगल लॉजिक्स को रिप्रेजेंट करता है, लॉजिकल चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इसका एक कारण ये भी है कि मंगल 9 ग्रहों में से एक ग्रह है और हम मानते हैं कि हर एक ग्रह भगवान विष्णु के किसी न किसी अवतार से लिंक्ड भी है। तो मंगल का हम लिंक मानते हैं भगवान नरसिंह देव से। नरसिंह देव की, अगर भगवान नरसिंह की आप कहानी देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन्होंने जब हिरण्यकशिपु राजा को मारना था तो उसने बहुत सारी कंडीशंस रखी थी कि मैं घर के बाहर भी नहीं मरूंगा, घर के अंदर भी नहीं मरूंगा, हवा में नहीं, जमीन पर भी नहीं, जानवर भी नहीं मार सकता, इंसान भी नहीं मार सकता। इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस उन्होंने रखी थी अपनी मृत्यु के लिए, जो कि फुलफिल करना आसान नहीं था। लेकिन भगवान नरसिंह ने सारी कंडीशंस को बहुत लॉजिकली डील किया था। तो अकॉर्डिंगली हम मानते हैं कि मार्स लॉजिक्स का कारक है। एरीज में वो क्वालिटीज मौजूद है क्योंकि एरीज का स्वामी मार्स है। अब एक और प्लैनेट आप समझिए, इसी से लिंक करता हूं मैं आगे। मरकरी, बुध किसको रिप्रेजेंट करता है? आपकी कम्युनिकेशंस को, आप किस प्रकार से बातें करते हैं। बुध जैसा प्लैनेट जब इस तरह की एनर्जीज में प्रवेश करता है जो कि लॉजिकली चीजों को डिसाइड करती है, लॉजिकली चीजों को डील करती है। अब देखिए, जब भी किसी व्यक्ति के कुंडली के अंदर बुध और एरीज या बुध और मंगल का क्लोज कंजंक्शन देखने को मिलता है, सराउंडिंग में उनकी एनर्जीज आ रही है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत लॉजिकली बातें करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत सरकाज़म में बोलेगा, वो लॉजिकली अपनी बातों को ना जहां सेट करना है वहां उस अकॉर्डिंगली डिजाइन करके सेट कर देगा, क्योंकि मरकरी ने वो एनर्जीज अडॉप्ट कर। वीनस की बात करते हैं। वीनस किसको रिप्रेजेंट करता है? वीनस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वीनस है नेचुरल कारक है प्रेम का। वीनस नेचुरल कारक है पार्टनर का। आपका कौन पार्टनर है जिससे आप अपना जीवन, जिसके साथ आप व्यतीत करेंगे। वीनस जैसा प्लैनेट जब इतने हाईली एनर्जेटिक और फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज में प्रवेश करता है, ऐसा व्यक्ति कहता है नहीं, प्लैनेट पार्टनर एक नहीं जी, अब तो हमको वी आर आउट बस्टिंग विद ऑल द प्लैनेट्स, वी आर वांटिंग मोर पार्टनर्स। ऐसा पर्सन हमको टिंडर पे मिलेगा, टिंडर पे वो स्वाइप करता रहेगा लगातार, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी, क्योंकि अब उसको समझ नहीं आ रहा, वो मल्टीपल पार्टनर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। वीनस को उसकी एनर्जीज का इंपैक्ट पड़ रहा है। दिस इज हाउ द ब्यूटी ऑफ एनर्जी ऑफ एरीज इज। मान लीजिए राहु जो है वो एरीज में जाता है। राहु क्या है? राहु मल्टीफोल्ड का कारक है, एक का कई बनाने वाला ग्रह है। ऐसा जब एरीज के अंदर जाता है, राहु उसके एनर्जीज को एम्पलीफाई कर देगा, बढ़ा देगा बहुत ज्यादा। ऐसा पर्सन, अभी ये कॉम्बिनेशन देखते हैं ना कि राहु एरीज में है, मतलब वो उसकी एनर्जीज को मल्टीफोल्ड कर चुका है। अब ऐसा पर्सन, ये जो राहु है पहुंच गया किसी पर्सन के, फॉर एग्जाम्पल कुंडली में थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है? थर्ड हाउस आपका हाथ है, थर्ड हाउस आपकी राइटिंग है। अब राहु इन एरीज, उसकी एनर्जीज बहुत मल्टीफोल्ड हो चुकी है, थर्ड हाउस में पहुंचा है। ऐसे व्यक्ति के हाथ की एनर्जीज काम ओवर एनर्जेटिक हो जाएगा, वो हाथ उसका फ्लिकर करता है कि राहु उसकी एम्पलीफाई कर चुका है एनर्जीज को। राहु जैसे मार्स है और एरीज है, ये किसके कारक हैं? ब्लड के हैं। ऐसा पर्सन राहु और मार्स जो है मसल्स का कारक भी है, चोटों का कारक भी है। एरीज भी उसका कारक है, चोट का कारक है। अब राहु और मार्स जब क्लोज कंजंक्शन में आते हैं तो उसकी एनर्जीज देखिए कितनी एम्पलीफाई होती है। ये ट्यूमर का कारक बन जाती है, कैंसर का कारक बन जाती है, क्योंकि अब एनर्जीज और राहु ने उसको मल्टीफोल्ड किया है, उस कारकत्व को मल्टीफोल्ड कर दिया। दिस इज हाउ एरीज इज। तो अगर आपको ये एरीज की कहानियां समझ में आई तो आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें। इसके अलावा एरीज की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं सारी चीज़ें हम खोल के बैठेंगे आपके सामने तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। पर हाँ, हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर आपको एक ब्रीफ मिले कि व्हाट एरीज इज।
आई विल बी श्योरली मेकिंग वन मोर वीडियो ऑन एरीज, ताकि मैं उसकी और भी बातों का आपके साथ में शेयर कर सकूं। आपका जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।